अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान और आज हम फिर से आपके सामने मौजूद हैं हमारे गेस्ट के साथ में। जैसे कि मैं आपको तारुफ कराता चलूं, डॉक्टर सलीम खान साहब, जो कि आप जानते हैं मशहूर कॉलम निगार हैं। डॉक्टर विवेक कोरडे साहब, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस अभी उतनी छोड़ चुके हैं, पूरी तरीके से सोशल वर्क कर रहे हैं। वो एमएसएस नाम की एक संस्था के फाउंडर हैं, जो कि भारत के नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसी मूलभूत जो अधिकार है नागरिकों के, उसके लिए काम करते हैं। वीवर, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बीच बीच में आपके सामने कुछ स्पेशल प्रोग्राम लेके आते हैं, जो कि राजनीति और समाज के जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी राजनीतिक एक परिवर्तन की जो लहर चल रही है, वो ये देखने में आ रही है कि कांग्रेस अपने फुल फॉर्म में है। राहुल गांधी जी, जिनको विपक्ष के लोग अक्सर पप्पू बुलाया करते थे, लेकिन वो पप्पू अब पास हो चुका है और पूरी तरीके से मैदान में उतर चुका है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो कर्नाटका पहुंच चुकी है। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या ये भारत के लोगों को कांग्रेस से जोड़ने वाली यात्रा है, और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले 2024 के इलेक्शन पे, और खास तौर से कांग्रेस क्या फिर से पुनर्जीवित हो पाएगी, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। दूसरा हमारा सेगमेंट रहेगा शिवसेना, उद्धव ठाकरे और जो शिवसेना के जो बागी नेता थे एकनाथ शिंदे जी, जो कि बगावत कर चुके हैं। और उसके बाद अभी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट से अब निर्वाचन आयोग तक चला गया है, और अब जो ताजा मामला है वो चुनाव चिन्ह जो शिवसेना के उसको लेकर के है, कौन उसके दावेदार बनेगा और आने वाले वक्त में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर सलीम खान साहब से, आप भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं और कितनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं राहुल गांधी, और कितनी सफलता मिलेगी आने वाले वक्त में कांग्रेस को, खास तौर से 2024 के इलेक्शन में, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में एक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए से राहुल गांधी जो है वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको अदा कर रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि उनका जो इमेज बनाया गया था, और न सिर्फ राहुल गांधी का बल्कि कांग्रेस का जो एक इमेज बनाया गया, जो सही इमेज नहीं था, लेकिन बहरहाल वो परसेप्शन बनाया गया पूरे मुल्क में, पूरे देश में, कि राहुल गांधी जो है वो सीरियस लीडर नहीं है, वो पब्लिक में नहीं जा सकते, वो बैंकॉक घूमने चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसा आपने कहा वो पप्पू हैं। तो ये एक इमेज बनाया गया राहुल गांधी का, और कांग्रेस का एक इमेज बनाया गया कि ये जो है एक ऐसी पार्टी है, परिवार की पार्टी है, इसका लीडर हमेशा परिवार का होगा और सारा कुछ परिवार के लिए हो रहा है। तो ये कांग्रेस के अंदर दो चीजें हो रही हैं फिलहाल, एक तो यात्रा चल रही है, दूसरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है। यात्रा के जरिए से राहुल गांधी पब्लिक से जुड़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो यात्राएं हुई, जो अडवाणी जी की मशहूर यात्रा थी, वो रथ पे थी, वो कोई रथवत नहीं था, वो तो गाड़ी थी। लेकिन राहुल ने उससे आगे बढ़ के ये फैसला कर लिया कि मैं पैदल जाऊंगा। तो और फिर ये कि ये एक आध हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का मामला नहीं है, वो जो है वो 3,500 किलोमीटर पैदल जाएंगे और पब्लिक के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो पब्लिक की बात सुनेगा, मैं पब्लिक को अपने मन की बात नहीं बताऊंगा। तो वो जो इमेज था कि राजीव गांधी जो है अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो जो है वो देश की जो है वो अगुवाई नहीं कर सकते, वो पब्लिक में नहीं जा सकते, उसको राहुल गांधी कहीं ना कहीं तोड़ने में कामयाब हुए हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए से। और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए कि इसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं। यानी बीजेपी जो है, कोई लीडर बीजेपी का इस तरह से पब्लिक में नहीं जा सकता। ये लोग Z प्लस 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 सिक्योरिटी के बाहर निकलते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, और उसके हवाले से जो जोश और खरोश दिखाई दे रहा है, खासतौर से कर्नाटका में आने के बाद, और फिर वो राहुल गांधी की वो तस्वीर के बाद जिसमें कि बारिश में वो जो है वो अपना भाषण दे रहे हैं, और न केवल वो बारिश में टिके हुए हैं बल्कि सुनने वाले भी जो है वो टिके हुए हैं। ये बड़ी बात है। यानी ये कि आप भाषण दे रहे हैं लेकिन पब्लिक भाग गई,
तब तो आपका खत्म हो गया। अगले दिन जो है वो शाम में न्यूज आ गई कि साहब राहुल गांधी जो है वो भाषण दे रहे थे और सारे लोग भाग गए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जो हिंदुस्तान में जो एक वो बना दिया गया था कि भाई टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मोदी, और कोई विपक्ष नहीं है, सबको खत्म कर दिया गया है, सब कुछ एक आदमी की मर्जी से चल रहा है, वही लोगों को समझता है, लोग उसी की बात सुनने के लिए आते हैं। ये जो परसेप्शन बनाया गया था, ये यात्रा कहीं ना कहीं उसको जो है वो तोड़ रही है। जी, शुक्रिया सलीम साहब। डॉक्टर विवेक साहब, मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर साहब ने तो बताया कि राहुल गांधी जी उनको सीरियस लग रहे हैं। हालांकि ये आरोप उन पर लगता रहता है कि वो कभी-कभी सीरियस होते हुए भी नॉन सीरियस हो जाते हैं, बीच-बीच में बैंकॉक निकल जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार बहुत दमखम दिखाया, काफ़ी जुझारू नेता होने का सबूत दिया। लेकिन बीच-बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे अनसीरियसनेस आ जाता है, और ये कहीं न कहीं आम पब्लिक में भी ये धारणा बन गई है कि राहुल गांधी जी इज़ ए ऑनेस्ट मैन बट नॉट ए गुड पॉलिटिकल लीडर। जो एक खाक पॉलिटिकल लीडर होता है वो स्वभाव राहुल गांधी के अंदर नहीं है, हालांकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस बार राहुल गांधी जी सीरियस हैं, और ये जो अभी जो उन्होंने अपना रूप दिखाया एक सीरियस मैन होने का, एक लंबी यात्रा पे जाने का, इससे पहले भी जैसे कि डॉक्टर साहब सलीम साहब ने बोला कि आडवाणी जी ने भी यात्रा की थी, लेकिन वो रथ की यात्रा थी, और हमारे मोदी साहब ने भी 2014 में यात्रा की थी, लेकिन वो अडानी जी का जो स्पेशल प्लेन था उससे यात्रा की थी। तो काफी सीरियस लग रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे भी वो सीरियस रहेंगे? देखिए साहब, आप बुरा मत मानो, लेकिन आपने जो पप्पू पास हो गया ये जो शब्द प्रयोग किया उसको मेरा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि पप्पू कभी फेल ही नहीं हो गया। देखिए, बात ऐसी है कि अगर राहुल गांधी का पप्पू का जो इमेज है वो इमेज आरएसएस वालों ने जानबूझ के तैयार किया हुआ इमेज है। मैं 4 ही उदाहरण दे दूंगा आपको। एक तो गटर के गैस पे चाय बनाने की बात हो गई, हमारे सम्माननीय पीएम साहब ने की। बाद में जो पाकिस्तान पे जो तथाकथित जो काउंटर अटैक हो गया उसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो रडार पे दिखना नहीं चाहिए, इसमें क्लाउड है, उसके ऊपर से जाओ, ये बात हो गई। फिर हमारे जो गोरखनाथ थे, कबीर थे, जो और गुरु नानक थे, जिनके जीवन काल में कई शतकों का फर्क है, उनको एक साथ में डिस्कशन करते हुए उन्होंने जो बताया, और जो एक बार टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया तो जो हमारी फजीयत हो गई हमारे प्राइम मिनिस्टर की, वो उसमें ये जो पप्पूगिरी जो है वो पूरी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रूव किया है बियॉन्ड डाउट। राहुल गांधी ने जो जो जीएसटी के बाद क्या होगा, या कोविड के निर्बंधों के बाद क्या होगा, या नोटाबंदी के बाद क्या होगा, उसके ऊपर जो जो प्रेडिक्शन किए थे वो सब सही थे, और जो जो सूचनाएं की थी तो तब उसकी हमारे जो जानकार पीएम माने जाते हैं, 56 इंच का जिनका सीना है ऐसा बोला जाता है, उन्होंने तब उसकी कितनी भी हंसी मजाक उड़ाई होगी, लेकिन वो उनको माना है। तो पप्पू कभी फेल नहीं हुआ था। फेल हुआ था हमारा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो अंधभक्त है वो पप्पू फेल हुए, वो प्रचार व्हाट्सएप पे कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये परिस्थिति नहीं रही, और पप्पू फेल हुआ था तो पप्पू को इतना इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत थी उनको। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो भी टिक्का टिप्पणी होती है वो राहुल जी के ऊपर होती है। तो पहले मैं इस बात से मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं। आपने दूसरा एक बात कहा उसमें कि कांग्रेस को जोड़ने के लिए ये यात्रा है या भारत को जोड़ने के लिए यात्रा है। तो कांग्रेस का जो जन्म से यानी 1885 से कांग्रेस का जन्म ही इसलिए हुआ था कि ये भारत को जोड़ना था, क्योंकि भारत कभी भी एक पॉलिटिकली यूनाइटेड कंट्री नहीं था। ब्रिटिश के आगमन के पहले भी और कई सदियों में हम गए तो अलग अलग तरीके के राजा थे, नवाब थे, अपना अपना राज था, और उनका जितना ताकत था उतना उनका राज का सीमा था। तो कांग्रेस जो पैदा हो गई वो पैदा ही भारत जोड़ने के लिए हो गई, और जो आइडिया ऑफ इंडिया है ये कांग्रेस की देन है।
और हम जब कहते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेस के स्वातंत्र्य आंदोलन का नेतृत्व किया, तब हम सही कहते हैं, लेकिन पूरा सत्य नहीं होता हो। सत्य ये होता है कि कांग्रेस ने भारत को एक करके ब्रिटिशों के खिलाफ के आंदोलन को संगठित किया और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस का उसको आंदोलन बनाया। तो कांग्रेस जो थी, वो कांग्रेस की जो नीति थी वो भारत को एक करने की थी। पिछले 7-8 साल में हम देखेंगे तो हम इतने घटिया किस्म का कंट्री बन गए हैं, एक देश बन गए हैं, कि इस देश में एक बलात्कारी को सम्मान दिया जाता है क्योंकि वो किसी एक रिलीजन से बिलोंग होता है। एक बलात्कारी का समर्थन इसलिए किया जाता है कि वो किसी एक धर्म का होता है, और हमें किसी दूसरे धर्म के नागरिक का, इंसान का द्वेष करने के लिए बाकी कुछ कारण नहीं लगता है। उसका हिंदू होना या मुसलमान होना या क्रिश्चियन होना यह हमारे लिए पर्याप्त होता है। ये गए 8 साल से जो चालू था इस देश में, उसको तोड़ने के लिए और भारत को जोड़ने के लिए, यानी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इसलिए ये राहुल गांधी की यात्रा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो यात्रा है ये भारत जोड़ने के लिए है। मैं थोड़ा सा विषयांतर करता हूं इसमें, और मैं थोड़ा सा विषयांतर इसलिए कहता हूं कि मैं थोड़ा अलग मुद्दा रख रहा हूं। आपने ये देखा होगा कि आज बहुत से जो खुद को सिविल सोसाइटी के आंदोलन कहते होंगे या सोशलिस्ट आंदोलन कहते होंगे या कम्युनिस्ट आंदोलन कहते होंगे, उनके नेता या वो गठ, उनको तो समाज में कोई स्थान है ही नहीं। इनका काम इतना है कि अन्ना हजारे ने ढोल बजाया तो अन्ना हजारे के साथ नाचो, वीपी सिंह ने बजाया तो वीपी सिंह के साथ नाचो, और जनरल जयप्रकाश नारायण ने बजाया तो जयप्रकाश नारायण के साथ नाचो। उनको कोई खुद का मत है ही नहीं। जो कल परसों तक कांग्रेस यहां से खत्म होनी चाहिए, मैं नाम भी लूंगा, योगेंद्र यादव ऐसा लिखते हैं, वो आज उस यात्रा में शामिल है। इसका मतलब ये है कि इस लोगों की नस जो है, इस देश के लोग नफरत को पसंद नहीं करते हैं। नफरत उन पर इम्पोज की जाती है, और जानबूझ के ये जो गए 7-8 साल में भाजपा ने जो किया है, संघ परिवार ने जो किया है, उसका विरोध करने के लिए और लोगों को इकट्ठा लाने के लिए ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, ऐसा मैं समझता हूं। और उसको जिस तरीके से लोगों का और अलग अलग नेताओं का समर्थन मिल रहा है, तो एकदम सही बात उन्होंने की है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी विवेक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर सलीम खान साहब, बहुत अच्छी बात रखी विवेक साहब ने कि क्योंकि ये एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी बन गई है, और इस तरीके से जो आईटी सेल है बीजेपी का, उसने जिस तरीके से बताने की कोशिश की है, हम भी ये बात नहीं मानते कि राहुल गांधी जी पप्पू हैं, बल्कि मैंने बात अपनी रखने के लिए ये बात रखी थी कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था बीजेपी के आईटी सेल द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा कि राहुल गांधी जी पप्पू हैं। हालांकि आपने बहुत अच्छी बात रखी कि पप्पू कौन है, ये कई बार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बातों से साबित किया है। जहां तक कि हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो की या कांग्रेस जोड़ो की, डॉक्टर सलीम खान साहब, कांग्रेस निकल तो चली है भारत को जोड़ने के लिए और भारत को कांग्रेस से जोड़ने के लिए, लेकिन हमने अभी जो राजस्थान का उदाहरण देखा, तो इससे तो हमें ये समझ में आ रहा कि कांग्रेस खुद अपने आप को नहीं जोड़ पा रही है। जिस तरीके से, जिस पर ये सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहे थे, जो कि सबसे बड़े एक तरीके से कंटेस्ट के कंटेस्ट मैन थे चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत साहब, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरा खेल पलटा है और जिस तरीके से बगावत नजर आ रही है, तो आपको क्या नहीं लगता है कि क्या अभी भी कांग्रेस अपने आप को नहीं जोड़ पा रही है और कांग्रेस भारत को जोड़ने जा रही, कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर नहीं आ रहा है? देखिए, अशोक गहलोत का जो मामला हुआ उसमें बेशक थोड़ी सी गड़बड़ हुई कांग्रेस के जरिए से, और उन्होंने सचिन पायलट के नाम को पेश करने में जल्दी की, लेकिन एज ए होल आप ये देखेंगे तो पार्टी का फायदा हुआ। इसलिए कि हुआ क्या, आप ये देखें कि मैंने आप पहले भी कहा था, रेफर करके उसको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला, कि ये लोग जो कांग्रेस के मुखालिफ हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं
कि कांग्रेस जो है वो एक परिवार की पार्टी है। अब कांग्रेस ने उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए ये किया कि हम पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेंगे, और पूरा गांधी परिवार उस इलेक्शन से अलग हो गया। तो यानी जो एक अपोजिशन का अहम मुद्दा था कि ये जो है वो एक फैमिली की पार्टी है और इसमें एक खानदान की चलती है, उसको खत्म करने की कोशिश की। अब इसमें अशोक गहलोत एक मास लीडर के तौर पे उन्होंने जो है वो अध्यक्ष के उसमें उनकी चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस ने जो गलती की, मैं उसको मानता हूं गलती, कि उनको चाहिए था कि वो अशोक गहलोत को इलेक्शन लड़ने देती, और जब वो प्रेसिडेंट बन जाते तो जो एमएलएज हैं उनकी राय से, जिसके हक में राय होती, उसको जो है वो वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता। यही जो है वो सही तरीका है। लेकिन इन्होंने पहले ही सचिन पायलट का नाम, जो उनके विरोधी है, उनका नाम आगे बढ़ा दिया, और इस तरह से गया उनको ये कह दिया कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आपकी जो है वो राजस्थान की वो जमीन हिल जाएगी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ आप वो देखें कि वो कितना पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पॉजिटिव मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो है वो इसका कल्पना भी बीजेपी में नहीं कर सकते कि कोई आदमी मोदी के खिलाफ या शाह के खिलाफ कुछ बोले और वो पार्टी में रहे। हमारे जो नाना पाटोले हैं ये इस बात को कह चुके हैं कि मैं बीजेपी में था, बीजेपी का सांसद था, और मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि भाई ये जो विदर्भ के किसान हैं इनके साथ कब इंसाफ होगा, इनकी तरफ हम कब ध्यान देंगे। तो इतना पूछना भी जो है वो प्रधानमंत्री को बुरा लगा कि ये सवाल क्यों कर रहा है, और उसका इतना असर हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो पार्टी उस वक्त सेंटर में रूलिंग थी, स्टेट में रूलिंग थी, इसके बावजूद वो छोड़ के वापस अपनी पुरानी कांग्रेस में आ गए। तो मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं कि खुद बीजेपी के अंदर किस तरह का माहौल है। दो लोगों ने अब पूरी पार्टी को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है, और कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, पूछ नहीं सकता। इसके मुकाबले अशोक गहलोत ने क्या किया? अशोक गहलोत ने यह किया कि जो उनके समर्थक विधायक थे उन सब ने अपना इस्तीफा दे दिया। मतलब उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो हाई कमान की बात, हाई कमान का हुक्म वो नहीं मानेंगे। ये कोई बुरी बात नहीं। अगर आपको हाई कमान की कोई बात गलत लगती है तो आप जो है उसको सर हिलाएं नंदी बैल की तरह, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कोई बात गलत लगती है कि हाई कमान कोई गलती कर रहा है और विधायक ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, 102 लोगों ने जाकर के इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद हाई कमान की समझ में आई ये बात कि हम जो कर रहे थे वो गलत था। और आप ये देखिए कि अशोक गहलोत ने उस सिचुएशन को कैसे संभाला। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हाई कमांड ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूं कि जो एक सेंटेंस का रिजोल्यूशन पास होना चाहिए था वो मैं नहीं पास करा सका। और उसके साथ उन्होंने एक खत दिया सोनिया गांधी को, और उस खत में उन्होंने बताया कि देखो मेरे साथ 102 एमएलए हैं और 18 एमएलए है सिर्फ सचिन पायलट के साथ है। सचिन पायलट नहीं, सचिन पायलट ही है उनके बाप का नाम। तो सचिन पायलट के साथ जो है सिर्फ 12 एमएलए हैं। और फिर उन्होंने वो डिटेल्स भी उनको दी कि भाई आप जिनके ऊपर जो है वो भरोसा करने जा रहे हैं वो तो खुद जो है वो उनके साथ चले गए थे। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा और मैं चीफ मिनिस्टर रहना चाहूंगा, ये उनकी चॉइस है। और इस वाकये के बाद आप ये देखें कि जो सेंट्रल ऑफिस है या हाई कमांड है और अशोक गहलोत के बीच में कोई तनाव नहीं आया। और वहां पे जो बीजेपी वाले उम्मीद कर रहे थे कि ये जो है वो भाग जाएंगे, बगावत हो जाएगी, हम उनको अपने साथ लेके अपनी सरकार बना लेंगे, ये जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी ये एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई। तो अगर किसी पार्टी पे लोग जो है वो हाई कमान के खिलाफ आवाज उठाते हैं और हाई कमान उनकी बात सुनता है तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी प्रथा है, बजाय इसके कि सारे लोग जो है वो सिर्फ हुक्म का इंतजार करें कि भाई फडणवीस सीएम होने वाले थे लेकिन ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आप डिप्टी हो जाए। तो सीएम ने थोड़ी सी नाराजगी तो दिखाया लेकिन दूसरे दिन जाकर के वो कर लिया, अपना शपथ ग्रहण कर लिया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अशोक गहलोत
का जो एपिसोड हुआ है उसकी वजह से 1-2 दिन थोड़ा सा टेंशन आया था, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट आया वो एक अच्छा रिजल्ट है। पार्टी के अंदर जो है वो लोगों की अपनी आज़ादी है, लोगों को अपने राय को पेश करने की आज़ादी है, और हाई कमांड की किसी भी गलत बात को चैलेंज करने की आज़ादी है, और हाई कमांड उनकी गलत बात को सुनता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि राजस्थान में कोई बहुत बड़ा आसमान फट गया, वो ठीक नहीं है। जी सलीम साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगला सवाल मेरा डॉक्टर विवेक साहब से है कि जिस तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा जब से चालू हुई है, जी जी जी, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं इस पर एक ही इतना ही कहूंगा एक शब्द में कि देखिए, इसमें हमारा पॉलिटिक्स, हमारा जो पूरा राजनीति है वो कौन से लेवल पे गया है वो जान सकते हैं। मैं वो कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं और विश्लेषक भी नहीं हूं, लेकिन जिस कुर्सी पर खुद हम यहां से आए, दादा भाई नौरोजी से लेके फिर महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस बैठे, वो कुर्सी के आगे उनको राजस्थान की कुर्सी महत्व की लगती है। अब बात समझने की कोशिश करो, जिस कुर्सी में गांधी बैठे हैं, जिस कुर्सी में सुभाष बैठे हैं, जिस कुर्सी में नेहरू जी बैठे हैं, उस कुर्सी से बड़ी कुर्सी उनको सत्ता की लगती है, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर सी लगती है। तो हमारा नैतिक स्तर कितना नीचे आ गया है और हम सत्ता के गुलाम बन गए हैं। राजनीति यानी सिर्फ सत्ता का खेल बन गया है, बाकी कुछ बचा नहीं है। मैं गहलोत साहब को कोई अप्रिसिएशन नहीं दूंगा उनमें, और जो भी कांग्रेस में हो रहा है वो अच्छी मुंह है। ये जो उन्होंने कहा मेरे दोस्त सलीम खान साहब ने, उससे मैं सहमत हूँ। अभी आप मुझे पूछिए। जी सलीम साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि गहलोत को अगर चीफ मिनिस्टर की सीट ज्यादा पसंद होती तो वो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश नहीं करते। असल में जो उनके खिलाफ अगर मतलब अब उसके साथ 102 आदमी है, आप उससे पूछो या उन 102 लोगों से पूछो कि भाई कौन सीएम होना चाहिए, और उनकी मर्जी से एक सीएम बनाओ। अगर ये फेयर मामला होता तो गहलोत जो है वो कभी भी सीएम की सीट को प्रिफर नहीं करते प्रेसिडेंट की सीट पे। लेकिन जब उनको ये लगा कि मेरी जो वो मैं काम करना चाहता हूं उसका फायदा उठा के खुद मेरी जड़ काटने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने एक फर्म स्टैंड लिया। और मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिक्स में एट टाइम्स आपको एसर्ट करना पड़ता है अपने आप को, दूसरों के सामने भी और अपने सामने भी, कि भाई आप गलत करोगे और अपने मतलब एक ऐसे आदमी को जिसने एक बगावत की थी, जो जाकर के उनसे मिला था, जिसके पास कुल 18 लोगों का सपोर्ट है, अगर वो सीएम बन जाता, अगला इलेक्शन तो साफ था, कांग्रेस साफ हो जाती, गहलोत एज ए पार्टी प्रेसिडेंट उसको नहीं बचा पाते। तो ये बात के बाद मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। विवेक साहब मान भी लिया, मैं आई फुल्ली एग्री विथ व्हाट डॉक्टर खान सेड, बट एट द सेम टाइम गहलोत ने मुख्यमंत्री के कुर्सी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कांग्रेस अध्यक्ष के कुर्सी से, क्यों? और वहां तो मैंने सब नाम गिनवाए आपसे, मुझे इतना ही कहना है, और इंटरनल पॉलिटिक्स से मुझे कुछ पड़ी नहीं है। जी नहीं विवेक साहब, जी विवेक साहब, आप जो बात कर रहे हैं जी, ये जो है नैतिकता की बात है, और ये तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आज नहीं बची है। आज का जो नैतिकता की बात नहीं है, सत्ता के लिए हमारा कितना अधपतन हो गया है कि हम समझते नहीं कि कौन सी कुर्सी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इससे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाक नहीं है। आज तो हर पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग लीडर बन रहे हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका तो मकसद ही यही हो गया कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सत्ता हासिल की जाए और सत्ता का सुख भोगा जाए। जी क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे, तो मेरा सवाल था विवेक साहब आपसे कि क्या कांग्रेस ने, आज की जो कांग्रेस है, जो आज की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अभी हम देख रहे हैं, उसमें क्या कांग्रेस अभी इतनी मैच्योर हो गई है कि उसने सीख लिया है कि किस तरीके से हमें, जिस तरीके से हमारी बीजेपी को हमने देखा है, अपने प्रधान को हमने देखा है कि इवेंट
बड़ा इवेंट बना देते हैं, उससे फायदा उठाते हैं, या गोदी मीडिया में बने रह करके फायदा उठाते हैं। आज कांग्रेस ने जिस तरीके से हमने देखा कि जो इनका प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको ना चाहते हुए भी गोदी मीडिया को दिखाना पड़ा। कभी अशोक गहलोत को सामने लाया गया, कभी नाम आता था दिग्विजय सिंह का, अभी नाम आया था केरला के जो पॉलिटिकल लीडर है साहब, क्या नाम है उनका, शशि थरूर, सॉरी शशि थरूर। उसके बाद नाम उसके बाद नाम आ गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। इस पर बहस होती रही। उसके बाद बीजेपी ने बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो भी ये रबर स्टैंप होंगे। उसके बाद कांग्रेस ने जवाब दिया कि भाई रबर स्टैंप अगर होंगे भी तो लेकिन हम तो चुनाव करा करके एक पॉलिटिकल एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं। आपके यहाँ तो किसी को भी ला दिया है तो कोई चूं से चा भी नहीं करता है। और जिस तरीके से ना चाहते हुए भी राहुल गांधी जी को ट्रोल किया गया उनकी टी शर्ट को लेकर के, उनकी भारत यात्रा को लेकर के, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को गोदी मीडिया को कवर करना पड़ा और राहुल गांधी जी को ही लाइमलाइट में लाया गया और हमने देखा कि मोदी जी पीछे हो गए। तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस ने समय रहते इन सारी चीजों को सीख लिया है कि किस तरीके से गोदी मीडिया में जगह बनानी है, किस तरीके से अपने आप को हाईलाइट करना है और पब्लिक का फिगर बनना है? जी नहीं, वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को इसका पॉलिटिक्स से कुछ लेन देन नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि ये जो भाजपा और संघ परिवार है उनको डर राहुल गांधी से नहीं है। उनको डर ये है कि राहुल गांधी सच कहते हुए लोगों के पास जाए, यानी फिर नोटाबंदी का विषय हो या चीन के साथ जो हमने लाल आंख करके देखने वाले लोगों ने क्या किया है उसकी बात हो, या इस देश में हम दो हमारे दो की जो रियासत चली इतने साल और जिस समय लोगों के पैसे कम हो रहे थे, लोग गरीब हो रहे थे, तब हमारे मोदी जी के दो दोस्तों की संपत्ति दुगनी तिगनी हो रही थी। ये जो सब बातें राहुल गांधी जी लोगों को कह रहे हैं उस बात का उनको डर है। बात यह है कि उन्होंने पूरा मीडिया को कैप्चर कर लिया है। मैं अभी परसों का उदाहरण देता हूं। बंबई में दसरे के दिन 2 रैलियां हो गई। एक रैली में से बहुत से लोग, जब हमारे जो सम्माननीय मुख्यमंत्री है उनका भाषण शुरू हो गया तो उठ के जा रहे थे। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि ये अगर उद्धव ठाकरे के सभा में से ऐसा होता तो मीडिया क्या करती थी और उन्होंने वो क्यों नहीं दिखाया। या जो आज राहुल गांधी को जो बहुत बड़ा समर्थन लोगों का मिल रहा है, वो अगर मोदी जी को मिलता तो जिस तरीके से मीडिया दिखाती थी वो आज दिखा रही है क्या। तो हमें ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि इन लोगों को बावजूद इसके कि उनके पास पूरा पुलिस है, ईडी है, इनकम टैक्स है, मिलिट्री है, ये है वो है, पूरे दुनिया के पैसे है, ये होने के बाद उनको डर इतना ही है कि ये जो सच राहुल गांधी लोगों को बताने जा रहे हैं, ये सच बोलना अगर लोग चालू करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी, इस सच से वो डरते, इसलिए वो राहुल गांधी से डर रहे हैं। और उनकी जो कमीज क्या 20,000 की है, 25,000 की है, उनको शर्म आनी चाहिए कि यही प्राइम मिनिस्टर है जिसने वो 10 लाख का कोट सिलाया था और उसमें सोने के धागे से लिखा था कि मैं क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी हूं। अरे कोई पहचानते नहीं है क्या आपको? ये ऐसे जो बहुरूपिया जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको डर अगर किससे लगता होगा तो सच से लगता है। और राहुल गांधी आज रास्ते पर उतरे हैं लोगों को सच कहने के लिए और सच कह रहे हैं और लोग उनकी बात मान रहे हैं। इसके वजह से ये सब टिक्का टिप्पणी हो रही है। जी विवेक साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये राहुल गांधी जी का स्वभाव हमने पहले से देखा है, भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी, कि वो एक अकेले पॉलिटिकल लीडर है जो कि पूरी तरीके से सीधे तौर पर आरएसएस को निशाना बनाते हैं और खुल करके ये बात बोलते हैं कि आरएसएस जैसी संस्था देश को बर्बाद करने के लिए है। आज भी कर्नाटक में उन्होंने खुल करके अपने भाषण में ये बात बोली कि आरएसएस का देश की आजादी में कोई भी योगदान नहीं था। तो डॉक्टर साहब, वाकई में राहुल गांधी एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर हमें नजर आता है जो खुल करके पूरी तरीके से क्लियर अपनी बात करता है और डायरेक्ट आरएसएस को उन्होंने निशाना बनाया होगा। क्या बोलते हैं आप? नहीं, आरएसएस को तो देखो, आरएसएस का तो कोई रोल नहीं था, इसलिए तो सावरकर का नाम बार बार लेते। अभी सावरकर के जो चरित्रकार है उन्होंने उनका चरित्र लिखा है धनंजय कीर ने।
वो कीर जब सावरकर जीवित थे तब लिखा है और उनको दिखाया है और बाद में पब्लिश किया है। उसी में ये सब बातें आती है। उसी में ये बात आती है कि सावरकर ब्रिटिश से पेंशन लेते थे और सिर्फ पेंशन नहीं लेते थे, ये हर महीना 60 रुपया पेंशन मेरे को कम गिरता है इसलिए वो बढ़ानी चाहिए, अर्जी भी बार बार सावरकर उनके पास करते थे। अभी उनके जो चरित्रकार कीर थे उन्होंने उनकी माफियों की रिपोर्ट जो छुपाई गई वो तब तक आउट नहीं हुई थी, लेकिन बाद में आ गई। वो यदि फड़के ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है और आरएसएस का योगदान शून्य है, इसके लिए बहुत सबूत है। और ये जो भिवंडी का जो राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमा दायर किया था वो मुकदमा पीछे लिया है क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा वो सच है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय इसमें है कि बाकी लोगों को जो बोलने की हिम्मत नहीं है वो हिम्मत राहुल गांधी आज कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संघ ने ब्रिटिशों का साथ दिया, सावरकर ने ब्रिटिशों का साथ दिया और उनकी जो वीर उपाधि है वो वीर उपाधि उन्होंने खुद को खुद दी है। ये ऐसे सावरकर थे कि उन्होंने खुद का चरित्र लिखा, आत्मचरित्र करके वो खुद लिखा और उसको आत्मचरित्र नहीं कहा, उसने चित्रगुप्त नाम से वो चरित्र लिखा और उसमें खुद को खुद सावरकर ने वीर सावरकर बता दिया। ये सब बातें राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और इसके ऊपर अगर हमारी हिम्मत नहीं होती सच कहने की तो जो बेचारा सच कहने की हिम्मत कर रहा है उसको हमें पूरा साथ देना चाहिए। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये कि आरएसएस का स्वातंत्र आंदोलन में कतई कोई ये नहीं था, ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने ब्रिटिशों को मदद किया। ये जो सावरकर जो वीर कह रहे हैं और सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की सेना में भारतीय लोगों की सेना बना रहे थे और जो सेना हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ रही थी उनको शर्म आनी चाहिए सब कहते हुए। जी जी सलीम साहब, डॉक्टर विवेक साहब ने पूरी तरीके से क्लियर बात कर दी है कि वो राहुल गांधी का समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं या कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन नहीं करते कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि समर्थन इसके लिए कर रहे हैं, अपनी बात इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो भी राहुल गांधी बोल रहे हैं वो सत्य है। अगर वो आरएसएस को बोल रहे हैं कि आरएसएस ने चापलूसी की थी, वीर सावरकर जी ने जो है माफीनामे लिखे थे और ये बात राहुल गांधी ने बोली है, तो ये बिल्कुल सही बात बोली है और ये दस्तावेजों में ये बात आती है। आप राहुल गांधी के बारे में इस पर क्या बोलते हैं, जिस तरीके से उन्होंने खुले तौर पर आरएसएस को चैलेंज किया है और खुले तौर पर वो अपनी बात रखते हैं, इस तरीके की बात अभी तक कोई और पॉलिटिकल लीडर अभी के वक्त में नहीं रख रहा है। इसके बारे में 2 मिनट आप अपनी बात रख दी, उसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। महाराष्ट्र का जो ये पॉलिटिकल इवेंट है उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे का, इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं बचा है। हमने इस भारत जोड़ो यात्रा पर काफी बड़ी चर्चा कर ली, इस विषय पर हम किसी अन्य प्रोग्राम में बात करेंगे। डॉक्टर साहब अपनी बात 2 मिनट में रख लीजिए, उसके बाद हम प्रोग्राम करते हैं। जी डॉक्टर। देखिए, मैं ये कहता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को आप पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते और पॉलिटिक्स में होना और खास तौर से एक ऐसे वक्त में जबकि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एकाधिकार हो गया है, जिसके बारे में कोडे साहब ने बताया, ये लोग सब एजेंसियों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं। ऐसे में इस बात की जरूरत है कि इनको चैलेंज किया जाए और इनको आईना दिखाया जाए। इंडिया में जो सिनारियो फिलहाल है वो क्या है कि बीजेपी एक पार्टी है जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, हालांकि कुछ स्टेट्स आज भी ऐसी है जहां बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं है, काउंसलर भी नहीं है। इसके मुकाबले में बहुत सारी रीजनल पार्टीज है, जैसे ममता ने जो है वो बंगाल में बीजेपी को हराया, लेकिन बंगाल के बाजू में बिहार में जो है उनको कोई नहीं पूछता। इसी तरह से टीआरएस ने अपना नाम बीआरएस रख लिया, लेकिन नाम बदलने से कोई काम नहीं होता। तो आज की तारीख में बीजेपी का जो भी इतना देश के ऊपर प्रभाव है, जितना भी है, उसको चैलेंज करने के लिए की क्षमता सिर्फ एक पार्टी में है और वो कांग्रेस है। अब ये जो यात्रा है, जोड़ने वाली यात्रा, देखिए एक पॉलिटिकल सिस्टम में जबकि मीडिया को मैनिपुलेट कर लिया जाए और चीज़ों को गलत को सही बना के, सही को गलत बना के पेश कर दिया जाए, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है और जब लोग मायूस हो जाते हैं तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर की ये जरूरत है कि वो अपने लोगों का हौसला बुलंद रखे ताकि वो लड़ सके और उनको ये उम्मीद दिला सके कि आप जीत सकते हैं और आपके जो मुकाबले में है वो हार सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो यात्रा मुख्तलिफ डिफरेंट स्टेट से जाएगी
और जिसमें राहुल गांधी जो बुनियादी इश्यूज है, देखिए बीजेपी को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? बेरोजगारी से लगता है। बीजेपी को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? महंगाई से लगता है। और ये लोग इन इश्यूज पे बोलते नहीं। लेकिन अभी आरएसएस के जो सेक्रेटरी जनरल है भोसले, उनको मजबूर होकर ये बात पे बोलना पड़ा कि भाई हिंदुस्तान में जो है वो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, इस मसले को हल करना चाहिए, और जो है वो जनाब महंगाई बढ़ गई है इस पे। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो है जिन इश्यूज पे राहुल गांधी चाहते हैं कि उनको लाएं, उसमें जो है वो कामयाब हो रहे हैं। अभी बीजेपी नहीं आई है, लेकिन ये कि आरएसएस आ गया है, आरएसएस पे प्रेशर पड़ा, और आज नहीं कल बीजेपी भी आएगी। और जब वो इनके पाले में आके खेलेंगे ना, देखिए आप दूसरे के पाले में जाके उनको हरा नहीं सकते, लेकिन जब दूसरा आपके पाले में आएगा तो आप उसको हरा सकते हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी जिन इश्यूज को, जिन मूलभूत इश्यूज को उठा रहे हैं और जिस तरह से उनको जन समर्थन मिल रहा है, वो बहरहाल बीजेपी के लिए चिंता का विषय है और होना चाहिए। आधा मिनट में मैं बात रखता हूं कि ये जो आरएसएस के मोहन भागवत और आरएसएस के होसबाड़े जो भी बात कह रहे हैं, दलितों को हम ब्राह्मणों ने प्रायश्चित्त लेना चाहिए, ये बात हो, या मुसलमानों के धर्मगुरुओं से मिलने की बात हो, या महंगाई और रोजगार की जो बात कर रहे हैं, ये राहुल गांधी के जो भारत यात्रा है उसके वजह से आ रही है, या अपने आप नहीं आ रही है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत ही अच्छा है, हमने एक चर्चा की। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है या कांग्रेस को भारत से जोड़ने की यात्रा है, ये कितनी सफल होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, और इसका वोटों में कितना प्रतिशत तब्दील होगा ये भी बहुत ही देखने की बात होगी। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है इंदिरा गांधी की, ये प्रियंका गांधी जी की सभाएं हो, रैलियां हो, या राहुल गांधी जी की सभाएं और रैलियां हो, लोग तो आते हैं, लेकिन वो वोटों में कितना % तब्दील हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर ये वोटों में तब्दील नहीं हो पाता है, लोहार का भाटा जब भागता है ना तो लोहा पिघल जाता है। ये जीता जाते लाखों इंसान हाफ रहे हैं, इसकी बहुत सक्सेस होगी ये यात्रा। ये लोग जाएंगे यहाँ से, ये यात्रा बीजेपी के फासिस्ट पॉलिटिक्स को खत्म करने की यात्रा होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये चले जाएंगे, क्योंकि कल यहाँ जो तक नशी था खुदा होने का, उसका भी यकीन था। जी, वक्त बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, शासक आते हैं और जाते हैं, और यही समय हमें बताता है कि कोई परमानेंट नहीं है, लोग आते और जाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी अन्य मुद्दे पर वीवर्स हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।